तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं यूक्लिड्स ज्योमेट्री क्या है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, थ्योरेटिकल टाइप का चैप्टर है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। कुछ एक्सियोम्स है, पोस्टुलेट्स हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ज्योमेट्री के जो फंडामेंटल्स हैं वो इस टॉपिक में एक्सप्लेन किए हुए हैं। ज्योमेट्री जब स्टार्ट हुई थी तो वर्ल्ड में अक्रॉस द वर्ल्ड अलग अलग जगह पे अलग अलग मैथमेटिशियन लोगों ने स्टार्ट किया था ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना। जैसे कि इजिप्शियन लोगों ने स्टार्ट किया था जब उन्होंने पिरामिड का स्ट्रक्चर बनाया था। इजिप्ट में एक नदी है जिसका नाम है नील नदी। वहां यूजुअली क्या होता था, फ्लड आ जाता था, बाढ़ आ जाती थी, जिसके कारण जो भी उनकी बाउंड्री वॉल या स्ट्रक्चर बनाए होते थे ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे। तो उन्होंने ना ऐसे कुछ ज्योमेट्रिकल शेप डेवलप करने चाहे या मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना चाहे जिससे फ्लड के टाइम वो लोग अपने स्ट्रक्चर को सेव कर पाए। सिमिलरली उसी समय पे ग्रीस जो कंट्री है, वहां पर भी मैथमेटिशियन ने अलग अलग थ्योरम्स, फॉर्मूला और ज्योमेट्री के कंस्ट्रक्शन पे काम किया, जैसे पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लोग सुनते हो। इंडिया में भी अगर देखा जाए जो हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो है, ठीक है, उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो उसके जो स्ट्रक्चर्स निकले जब एक्सकेवेशन किया गया, तो पाया गया उन्होंने भी पूरा ज्योमेट्री पे स्टडी की थी। उसी के बेसिस पे उन्होंने डिजाइन किया कि जो ब्रिक, जो घर बनाने के लिए, वॉल बनाने के लिए जो ब्रिक यूज होती है, उसके डायमेंशन क्या होनी चाहिए, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या होनी चाहिए। समझ में आई ये चीज? तो ज्योमेट्री का यूज बहुत पहले से होता आ रहा है। तो उसके जो उसका लेकिन प्रॉपर कंपाइलेशन नहीं था, मतलब उसकी कोई बुक नहीं बनी हुई थी। तो सबसे फर्स्ट टाइम जो बुक बनी या किसी ने अगर कंपाइल किया तो वो थे यूक्लिड। ठीक है, ये एक्चुअली एक ग्रीक मैथमेटिशियन ही थे जो इन्होंने सारे ज्योमेट्री के टर्म्स और थ्योरम्स को कंपाइल करके एक अपनी बुक में डाला, और उसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो ज्योमेट्री में जियो का मतलब होता है अर्थ, और मेट्रेन का मतलब होता है मेजर, मतलब अर्थ से रिलेटेड मेजरमेंट करना। ये इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव रहता है, इस फील्ड का ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें यूक्लिड ने क्या दिया, अपनी एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था एलिमेंट्स। और इस बुक एलिमेंट्स के अंदर उसने तीन तरह की चीजों पे डिस्कशन किया। पहले तो डेफिनेशंस, तो ज्योमेट्री से रिलेटेड जो टर्म्स हम यूज करते हैं उसको उसने प्रॉपरली डिफाइन किया कि वो टर्म्स क्या होते हैं। फिर उसने एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स यूज की। एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स एक ही तरह की चीजें होती हैं, आजकल दोनों को एक सिमिलर वे पे यूज किया जाता है। ये असल में इस तरह की स्टेटमेंट होती है जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ मानी जाती है। आप दो चीजें ज्योमेट्री में यूजुअली देखोगे, एक है थ्योरम्स और दूसरे हैं एक्सियोम्स। थ्योरम्स वो चीजें होती है जिनको प्रूव करना पड़ता है, एक्सियोम ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ यूज करते हैं, हम उसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं होती। क्लियर ये? तो सबसे पहले हम इसमें डेफिनेशन देखते हैं। जो एक्सियोम्स ने जो डेफिनेशन दी है, उसने टोटल अपनी बुक में 23 डेफिनेशंस दी हैं, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ 7 डेफिनेशंस ही यहां पर लिस्टेड हैं जो कि यूज की जाएंगी। तो फर्स्ट डेफिनेशन कोई एक बच्चा पढ़ेगा। श्रेयांश, पढ़ना फर्स्ट डेफिनेशन क्या है। अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, मतलब पॉइंट क्या होता है, जिसका कोई भी पार्ट नहीं होता, ना लेंथ होती है, ना ब्रेड्थ होती है, कुछ भी नहीं, कोई भी डायमेंशन नहीं होता। समझ में आई ये? तो यहां पर उसने पॉइंट को डिफाइन किया है। सेकंड लाइन क्या है, मनन पढ़ना सेकंड डेफिनेशन। अ लाइन इज ब्रेड्थ लेस लेंथ। तो लाइन ऑब्वियस सी बात है, हम जानते भी है लाइन क्या है, एक लेंथ है जिसकी ब्रेड्थ बिल्कुल भी नहीं है या फिर क्या है, 0 है। क्लियर ये चीज? थर्ड डेफिनेशन क्या है, समृद्धि पढ़ना। एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट। तो लाइन जहां पर एंड होती है वो क्या होते हैं, एक्चुअल में पॉइंट्स होते हैं। क्लियर ये डेफिनेशन? नेक्स्ट वैष्णवी पढ़ना फोर्थ। A straight line is the line which lies evenly with the points on itself. मतलब अगर पॉइंट को इवनली अगर हम अरेंज करते हुए चले एक के बाद एक, तो हमको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। मतलब इवनली एक प्रॉपर ऑर्डर में, एक सिमेट्रिक वे में अगर उसको अरेंज करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट फिफ्थ कौन पढ़ेगा? श्री, फिफ्थ पढ़ना डेफिनेशन। तो सरफेस, कोई एग्जांपल बता सकते हो सरफेस का? बेस,
ये बोर्ड सबसे सिंपल एग्जांपल है सरफेस का। तो एक सरफेस एक ऐसा शेप होता है जिसमें लेंथ होगी और क्या होगा, ब्रेड्थ होगा। क्लियर ये। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, पढ़ो इसके बाद। हाँ आयुष पढ़ना 6th। द एजेस ऑफ सरफेस आर लाइंस। तो ये बोर्ड अगर एक सरफेस है तो उसके एज कहां पर है, ये वाला एज एक है, ये क्या बना रहा है, एक लाइन। ये वाला एक और एज है, ये क्या बना रहा है, लाइन। तो इसमें टोटल कितने एजेस हैं, 4 एजेस है, तो उतनी लाइन से। क्लियर हुआ ये चीज। लास्ट डेफिनेशन कौन पढ़ेगा, हाँ तोषा पढ़ना 7th। तो इसमें क्या बोल रहा है, प्लेन सरफेस कैसे बनेगा, अगर मैं लाइन को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते चलूं इस तरह से, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो लाइन का इवन डिस्ट्रीब्यूशन क्या फॉर्म करेगा, एक सरफेस फॉर्म करेगा। क्लियर ये। तो ये सारी जनरल डेफिनेशन है। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे इसमें, क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स के फॉर्म में पूछ सकता है, कोई रिटर्न करने बोलेगा नहीं डेफिनेशन, आपको ट्रू फॉल्स में पूछ देगा या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछ देगा। कोई भी एक चीज डिफाइन कर देगा और ऑप्शन में दे देगा पॉइंट, सरफेस, लाइन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर ये। हटा दो इसको फिर मैं। तो पहला पार्ट जो है यूक्लिड्स की बुक से डेफिनेशन का वो हो गया। अब हम एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स पे मूव करेंगे। तो यूक्लिड्स के डिफरेंट एक्सियोम्स थे, जिसमें ये 7 एक्सियोम्स यहां पर लिस्टेड हैं। इसको एक एक करके समझेंगे। तो फर्स्ट एक्सियोम, हाँ पढ़ना सुमक। एक बार फिर से थोड़ा लाउड और क्लियर, सबको सुनाई देना चाहिए। Which are equal to the same things are equal to one another. क्या बोला इसने, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब अगर कोई दो चीजें सेम चीज के इक्वल हैं तो वो दो चीजें आपस में भी क्या होंगी, इक्वल। अब जैसे कि मैथमेटिक्स में बात करूं मैं, अगर x इज इक्वल टू 5 है, y इज इक्वल टू 5 है, तो x और y दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। समझ में आया कि नहीं ये चीज। अगर मान लो कोई पर्सन a की एज b की एज के बराबर है और कोई पर्सन c की एज b की एज के बराबर है, तो a और c की भी एज आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल। तो सिंपल सा मतलब है, ये ज्योमेट्री में भी यूज हो सकता है, बिना ज्योमेट्री के भी और भी जगह पे यूज हो सकता है। क्लियर हुआ ये चीज। तो एक्सियोम्स जो है ना बेसिकली वो सिर्फ ज्योमेट्री पे बेस्ड नहीं है, अदर देन ज्योमेट्री रियल लाइफ में भी ये कई जगह पे यूज होते हैं। लेकिन पोस्टुलेट्स जो एक्सियोम जो यूक्लिड ने दिए हैं वो सिर्फ ज्योमेट्री पे अप्लाई होंगे। क्लियर ये। तो फर्स्ट एक्सियोम क्लियर सबको। सेकंड एक्सियोम, हाँ कौन पढ़ेगा, आरुषि पढ़ो। If equals are added to the equals, then the whole are equal. इसको पहले मैं मैथमेटिकली बताता हूं। अगर मान लो x इज इक्वल टू 3 है और y इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, ये दोनों क्वांटिटी आपस में इक्वल है, ये दोनों क्वांटिटी अगर आपस में इक्वल है, मैं अगर दोनों को ऐड कर दूं तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, लेफ्ट साइड में अगर ये दोनों ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस वाई, और राइट साइड में क्या हो जाएगा 3 प्लस 5, मतलब ये कितना आ जाएगा 8। समझ में आया ये चीज। तो अगर कोई दो चीजें आपस में इक्वल हैं तो दोनों को ऐड करने पे जो होल बनेगा वो भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। क्लियर ये। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पॉइंट पे। शौर्य थर्ड पढ़ना। सेम चीज है, अगर कोई दो इक्वल क्वांटिटी को आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल। क्लियर ये। फोर्थ कौन पढ़ेगा, रुद्राक्ष। Things which coincide with one another are equal to one another. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जैसे अगर मान के चलो मैं अपने एक हाथ का ये जो पाम है इसको मैं दूसरे पे रखूं तो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। समझ में आया कि नहीं, मतलब पूरी तरीके से एक दूसरे को क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो अगर कोई दो चीजें एक दूसरे को कोइंसाइड करती है तो वो दो चीजें आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट श्रेष्ठ पढ़ना फिफ्थ। हाँ ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या मतलब हुआ इसका, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। नहीं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि रायपुर अगर एक होल कंसीडर करते हैं तो ये जो डीडीयू है ये उसका क्या है, एक पार्ट है। तो होल जो है पूरा रायपुर जो है वो डीडीयू से क्या होगा, बड़ा होगा। समझ में आई ये चीज। अगर छत्तीसगढ़ को मैं होल कंसीडर करूं तो रायपुर क्या है, उसका एक
पार्ट है, तो वो होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये ऑब्वियस सी बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसी को उसने स्टेटमेंट के फॉर्म में बोल दिया, एक एक्सियोम बोल दिया। क्लियर ये चीज? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? हाँ श्रेया, नेक्स्ट 6 पढ़ना। Things which are double of the same things are equal to one another। ये भी कॉमन सी चीज है, अगर कोई दो चीजें सेम चीज की डबल हैं तो वो दो चीजें आपस में भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है, नेक्स्ट 7th पॉइंट कौन पढ़ेगा? हाँ वैभव भी पढ़ना। Things which are half of the same things are equal to one another। अगर कोई दो चीजें सेम चीज की हाफ हैं तो वो भी आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये सिंपल यूक्लिड्स एक्सियोम्स थे जो कि ज्योमेट्री पे और अदर देन ज्योमेट्री भी यूज होंगे। आपको इनकी स्टेटमेंट्स याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ये एज अ स्टेटमेंट यूज होगा और हो सकता है कई जगह पे इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ दे। ठीक है, इस चैप्टर का ओवरऑल वेटेज 1 नंबर से ज्यादा का नहीं होगा। ठीक है, हाँ, 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर। ठीक है, अगर तुम्हारे टीचर को यूक्लिड्स बहुत पसंद आ गया तो 2 नंबर का, अदरवाइज उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं पोस्टुलेट्स पे। तो यूक्लिड ने टोटल 5 पोस्टुलेट्स दिए थे, ये पूरे प्योरली ज्योमेट्री पे बेस्ड हैं। तो सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? फर्स्ट पोस्टुलेट, त्रिशा क्वेश्चन पढ़ना, फर्स्ट पोस्टुलेट पढ़ना। तो अगर आपको कोई भी 2 पॉइंट दिया, मान लो ऐसे करके आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है फ्रॉम एनी 1 पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। अगर कोई भी 2 पॉइंट है तो ऑब्वियस सी बात है एक स्ट्रेट लाइन उन दोनों पॉइंट से पास होते हुए ड्रॉ की जा सकती है। ये फर्स्ट पोस्टुलेट बोलता है। समझ में आया सभी को ये? हाँ, अब इसी से रिलेटेड एक एक्सियोम है, एक्सियोम 5.1। हाँ पढ़ना अक्षांश, 5.1 एक्सियोम। So similar to this postulate, क्या लिखा हुआ है? Given 2 distinct point, there is a unique line passes through the point। अगर आपको कोई 2 distinct point दिए हुए हैं तो उससे पास होते हुए एक यूनिक लाइन ड्रॉ की जा सकती। क्लियर ये? नेक्स्ट आते हैं पोस्टुलेट 2 पे। पोस्टुलेट 2, धैर्य पढ़ना। सेकेंड पोस्टुलेट, Terminated line can be produced in the तो सिंपल सी चीज आपको दिख रही है, एक टर्मिनेटेड लाइन है ए बी, उसको इनडेफिनेटली दोनों तरफ एक्सपांड कर सकते हैं, उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं दोनों तरफ। ठीक है, पोस्टुलेट 3 पढ़ना। इसके बाद कौन पढ़ेगा? हाँ जिला पढ़ो, थर्ड पोस्टुलेट। ऑब्वियस सी चीज है, एक सर्कल बना सकते हैं, बस सेंटर और रेडियस बताओ, कोई भी सर्कल बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ना। हाँ नेक्स्ट पढ़ना शिवानी, फोर्थ। ऑल राइट एंगल्स, मतलब कितने भी राइट एंगल्स बनेंगे वो सारे के सारे आपस में क्या होंगे? इक्वल। राइट एंगल पता है ना, 90 डिग्री वाला एंगल, वो सारे आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। राइट एंगल्स है, राइट ट्रायंगल्स नहीं है, वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट आते हैं 5th पोस्टुलेट। यही पोस्टुलेट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी सब तो उतना डिफिकल्ट है नहीं। तो 5th पोस्टुलेट कौन पढ़ेगा? हाँ कौन पढ़ेगा? हाँ श्रेयांश पढ़। ऐसा पढ़ेगा सो जाएंगे भाई सब। अच्छा ये पढ़ रहा है, बाकी में से कोई, तुम लोगों में से कोई एक समझाएगा इसका मतलब, जो समझ में आया, जो भी समझ में आया। हाँ, if a straight line falling on 2 straight lines makes the interior angle on the same side of it taken together less than 2 right angles, then the 2 straight lines, if produced indefinitely, meet on the same side on which the sum of the angles is less than 2 right angles। कुछ समझ में आया? कुछ आया कुछ नहीं है? चलो ठीक है, मैं बताता हूं। मान लो एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक स्ट्रेट लाइन ये है, और इन दोनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक और स्ट्रेट लाइन ये फॉल कर रही है। समझ में आया? तो ये 2 स्ट्रेट लाइन है और दोनों के ऊपर एक थर्ड वाली स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है,
ऐसा इस पोस्टुलेट में बोल रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसमें जो इंटीरियर एंगल बनेंगे, इंटीरियर एंगल, जिन लोगों ने पहली बार ये वर्ड सुना है मैं एक बार बता दूं फिर से, इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, ये दोनों के अंदर में बनने वाले एंगल। तो एंगल कहां कहां पर बन रहा है, एक तो यहां बन रहा है, एक यहां बन रहा है, और एक यहां बन रहा है, और एक यहां पर बन रहा है। ये चारों एंगल को क्या बोला जाता है, इंटीरियर एंगल। तो यहां पर क्या बोल रहा है, ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड टेकन टुगेदर, सेम साइड मतलब एक ही तरफ में बनने वाले इंटीरियर एंगल, मतलब कि या तो ये दोनों या तो ये दोनों। समझ में आया कि नहीं ये चीज, टेकन टुगेदर मतलब दोनों को अगर एक साथ लें, इज लेस देन टू राइट एंगल, मतलब इन दोनों का जो सम है वो टू राइट एंगल से छोटा है। दो राइट एंगल का सम कितना होता है, 180। एक राइट एंगल 90 होता है, दो राइट एंगल कितने होते हैं, 180। मतलब जिस तरफ इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से छोटा है, ये दोनों लाइन आगे जाके उस तरफ पे कट करेंगी। तो अगर इन शॉर्ट उसने जो स्टेटमेंट बोली उसको मैं समझाऊं, ये चार इंटीरियर एंगल बने, जिन दो इंटीरियर एंगल का सम 180 से छोटा होगा, ये दोनों लाइन उस तरफ जाके आपस में कट करेंगी, ऐसा उसने स्टेटमेंट में बोला है। समझ में आया कि नहीं स्टेटमेंट, रिपीट करूंगा फिर से कंक्लूजन, सुनो एक बार। अगर दो लाइन है, उस पे एक लाइन फॉल कर रही है, तो चार इंटीरियर एंगल बनेंगे, जो दो इंटीरियर एंगल सेम तरफ होंगे, जिनका सम 180 से छोटा होगा, ये दोनों लाइन उस तरफ जाके कट करने वाली है। जैसे कि अगर इन दोनों को ऐड करने पे 180 डिग्री से छोटा एंगल मिलेगा, मतलब ये लाइन इस तरफ कट करेंगे आगे जाके। अगर इन दोनों को ऐड करने पे 180 से कम मिलेगा तो उस तरफ ऐड इंटरसेक्ट करेंगे। समझ में आया ये चीज, तो दोनों लाइन कहां पर कट करेंगी वो चीज उसने बताने के लिए ये पोस्टुलेट दिया है। क्लियर सबको ये, ओके। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। अच्छा एक बार समरी देख लेते हैं। सबसे पहले यूक्लिड्स ने क्या लिया, अपने बुक में क्या कंपाइल किया है, डेफिनेशंस को। कौन कौन सी डेफिनेशंस दी है उसने, टोटल कितनी डेफिनेशन ली है, 7। पॉइंट्स, लाइन, स्ट्रेट लाइन, सरफेस और इनके एजेस, ये सारे पे, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर एक नोट बनाना है, ये होमवर्क रहेगा, ये पूरा थ्योरी में लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है। तो लिख लो होमवर्क नंबर 1, ये पीडीएफ में शेयर करूंगा, उसमें से लिख लेना तुम लोग, ठीक है। होमवर्क नंबर 1, ये पूरे डेफिनेशंस आपको नोट डाउन करके और लर्न करके आने हैं, ठीक है। डेफिनेशंस नोट डाउन एंड लर्न, हटा दो। फिर उसके बाद होमवर्क नंबर 2, एक्सियोम्स, ये जो 7 एक्सियोम्स है ये भी नोट डाउन करके और लर्न करके आना है। फिर थर्ड होमवर्क, ये जो 5 पोस्टुलेट्स मैंने अभी एक्सप्लेन किए, इनको भी आपको नोट करना है और लर्न करना है, ठीक है। सेकेंड में एक्सियोम्स, ओके। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसमें से प्रॉपरली नोट डाउन कर लेना। ओके, लास्ट में एक थ्योरम भी इसने दिया है, इस थ्योरम को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिखा है थ्योरम की स्टेटमेंट, एक बार देखते हैं। कौन पढ़ेगा, अन्वेषा पढ़ना स्टेटमेंट। इस लाइन का, इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया क्या, टू डिस्टिंक्ट लाइंस, मतलब अगर दो अलग अलग लाइंस हैं, then it cannot have more than one point in common, तो उन दोनों के बीच में कोई भी एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर मान लो एक लाइन मैंने ऐसे बना दी और दूसरी लाइन मैंने ऐसे बना दी, तो इन दोनों के बीच में कितना कॉमन पॉइंट है, एक। अगर एक लाइन ऐसे बनाई, दूसरी लाइन ऐसे बनाई, कितना कॉमन पॉइंट है, एक भी नहीं। और कोई ऐसा बन सकता है क्या दो लाइन का कॉम्बिनेशन जिसमें एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट आ जाए, बना के देखो। ओवरलैपिंग में हो सकता है, अगर एक लाइन ऐसे बने और दूसरी लाइन ऐसे बने, ठीक है, लेकिन इसको डिस्टिंक्ट लाइन नहीं बोलेंगे, अलग अलग लाइन नहीं बोल सकते, ये सेम लाइन कहलाएंगी। समझ में आई ये चीज, तो 3 तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो डिस्टिंक्ट लाइन में एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकते, ये इस थ्योरम की स्टेटमेंट है। और जैसे मैंने बताया थ्योरम को प्रूफ करना पड़ता है, तो यहां पर उसके नीचे उसका प्रूफ लिखा हुआ है, हालांकि ऐसा वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसमें ज्यादा मैं अभी फोकस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है
Which of the following statements are true and which are false? Give reason for your answers. First है only one line can pass through a single point, जिसको पता है हैंड रेस करना बस. Only one line can pass through a single point. बस इतने ही लोगों को पता है. हाँ बताओ. फॉल्स. क्यों फॉल्स है? रीजन? क्योंकि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक लाइन पास हो. हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो रीजन इसको जस्टिफाई नहीं करता. इसमें बोल रहा है कि एक पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है, तो फॉल्स है. और रीजन ये है कि एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास हो सकती है. ये डायग्राम से अपन बना सकते हैं. क्लियर हुआ ये चीज? ओके. इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेकेंड पार्ट पे. हाँ सेकेंड कौन रीड करेगा? तुम पढ़ना. सेकेंड क्या है? There are an infinite number of lines which can pass through two distinct points. तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है. ट्रू या फॉल्स? फॉल्स. हमने देखा ना पोस्टुलेट में, दो पॉइंट से सिर्फ कितनी लाइन पास हो सकती है? सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है. क्लियर? हाँ. थर्ड पढ़ना अक्षांश. थर्ड टर्मिनेटेड लाइन. तो ये टर्मिनेटेड लाइन है, इसको दोनों साइड पे इनफाइनाइटली प्रोड्यूस किया जा सकता है. ट्रू या फॉल्स? ट्रू. पोस्टुलेट में गिवन था. क्लियर? नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पार्ट पे. इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल. ट्रू या फॉल्स? ट्रू. अगर दो सर्कल इक्वल है तो ऑब्वियसली उनके रेडियस क्या होंगे? इक्वल होंगे. नेक्स्ट लिखा हुआ है, हाँ इस पे थोड़ा ध्यान देना. ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई. क्या ये ट्रू है? ये ट्रू है. रीजन कौन बताएगा अच्छे से? हाँ बता श्रेयांश. हाँ बता धैर्य. अगर ए बी पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो एक्स वाई भी ए बी के इक्वल होगा, क्योंकि पी क्यू ए बी. नहीं वो सही बोल रहा है, लेकिन ना हमको हमारा आंसर नहीं देना. हमको यूक्लिड ने क्या रीजन दिया वो रीजन देना है. यहाँ पर एक्सियम. क्या एक्सियम था? वेरी गुड. थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. हाँ ये दोनों चीजें आपस पी क्यू के इक्वल है. ए बी भी पी क्यू के इक्वल है, एक्स वाई भी पी क्यू के इक्वल है. इसलिए ए बी और एक्स वाई आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि यूक्लिड्स ने ऐसा एक्सियम दिया है, इस वजह से. क्लियर ये सबको? ओके. नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हाँ क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. शिवानी पढ़ना एक बार. क्वेश्चन क्या है? A definition for each of the following terms. Are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define this? तो इन सबको डिफाइन करने बोल रहा है, और ये बोल रहा है कि और भी कुछ टर्म्स है जो उससे रिलेटेड है. तो अगर पैरेलल लाइन को डिफाइन करना है तो कौन डिफाइन कर सकता है? कैसे करोगे बताओ. हाँ बता. हाँ और कोई डेफिनेशन? If two line has no common point, if two distinct lines have no common point, then they are parallel. या ये definition भी correct है. If two distinct lines never intersect each other, then they are parallel. Clear हुआ ये चीज? हाँ. Perpendicular lines. If two lines intersect each other at right angle, then they are perpendicular to each other. क्लियर ये चीज? अगर दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है और राइट एंगल बना रही है तो क्या होंगे? परपेंडिकुलर. लाइन सेगमेंट. हाँ शौर्य बता कैसे डिफाइन करेंगे लाइन सेगमेंट? हाँ बताओ अन्वेषा. और कोई? हाँ. A line which can be expand from both the sides. वो तो एक्सपांड फ्रॉम बोथ द साइड. करेक्ट. अ लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स. अगर किसी लाइन में दो एंड पॉइंट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट. अगर किसी लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? लाइन. ये होता है लाइन सेगमेंट. और अगर किसी लाइन में एक तरफ एंड पॉइंट हो और दूसरे तरफ इनफाइनाइट हो तो क्या बोलते हैं उसको? इसको क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं. समझ में आई ये चीज?
तो अगर दोनों तरफ से ये एंड पॉइंट है तो लाइन सेगमेंट, दोनों तरफ एंड पॉइंट नहीं है तो लाइन, एक तरफ एंड पॉइंट है दूसरी तरफ नहीं है तो रे। ये कॉमन टर्मिनोलॉजी है ज्योमेट्री की, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल, कौन डिफाइन करेगा? ये क्या डेफिनेशन? हाँ ठीक है, लेकिन डायमीटर को डिफाइन करो फिर, डबल ऑफ रेडियस मत बोलना ना, और कुछ half of नहीं। it like run from the center of the circle. अच्छा, सर्कल की डेफिनेशन पहले डिस्कस कर लेते हैं। सर्कल की डेफिनेशन कौन बता पाएगा? गोला नहीं होता, गोला तो स्फीयर होता है। हाँ हाँ, गोले को चपटा दो तो फिर सर्कल है, ऐसा? हाँ Circle is the same. It has no end point. It has no edges. There are infinite edges. ओके, ठीक है ठीक है, कई तरह के आंसर्स करेक्ट हैं, ठीक है, लेकिन जो एग्जैक्ट डेफिनेशन मैथमेटिक्स में यूज होती है वो मैं बता रहा हूं। सर्कल उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, ये पॉइंट्स का कलेक्शन होता है इनफैक्ट, जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंसेस पे होते हैं। तो यहां पर ध्यान देना, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां पर ये फिक्स्ड पॉइंट ले रहा हूं और यहां पर एक पॉइंट ले रहा हूं, तो इन दोनों का डिस्टेंस या ये सारे जितने भी पॉइंट यहां पर मैं लेते जा रहा हूं, इन सारे पॉइंट का फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है। समझ में? जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? सेंटर। और जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रेडियस। समझ में आए? अब जो सर्कल होता है वो एक प्लेन फिगर होता है। मैं एकदम जनरल चीजें बता रहा हूं, ये चीजें कॉमन सेंस वाली भी है और ये क्वेश्चन में पूछी भी जाती है, किसी भी फॉर्म में घुमा फिरा के पूछेगा, तो सुनते रहना ध्यान से, ठीक है। जो सर्कल होता है वो एक प्लेन फिगर होता है और वो पूरे फिगर को, पूरे सरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। 3 पार्ट्स। कौन से 3 पार्ट्स होते हैं? एक होता है आउटसाइड द सर्कल, मतलब कि सर्कल के बाहर। दूसरा क्या होता है? इनसाइड द सर्कल, मतलब कि सर्कल के अंदर। और तीसरा पार्ट कौन सा होता है? ऑन द सर्कल, मतलब सर्कल की बाउंड्री पे, मतलब कि यहां पर। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो एक होता है आउटसाइड वाला पार्ट, एक क्या होता है? इनसाइड वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? ऑन द सर्कल, मतलब सर्कल पे है, सर्कल की बाउंड्री पे है। क्लियर हुआ ये चीज? तो अगर आपको रेडियस ऑफ सर्कल को डिफाइन करना है तो आप क्या बोलोगे? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पॉइंट ऑन द सर्कल। ये सेंटर और किसी भी पॉइंट जो कि सर्कल पे है उसके बीच का डिस्टेंस होता है रेडियस। क्लियर हुआ? तो मैथमेटिकल डेफिनेशन ये होगी इसकी प्रॉपर, ठीक है। नेक्स्ट स्क्वायर पे आते हैं। स्क्वायर को कैसे डिफाइन करोगे? इट हैज 4 साइड, तो सभी में क्वाड्रिलेटरल, सारे क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड होते हैं विथ ईच एंगल 90 डिग्री। रेक्टेंगल में भी सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। All sides are equal, ठीक है। So it is a quadrilateral in which each angle is 90 degree and all sides are equal. Clear ये चीज? तो ये कॉमन सेंस वाली चीजें। तो अभी जो भी चीजें मैंने बताई हैं वो सब मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, तो अगर आप लोगों ने ये चीज नहीं लिखा है ना तो उसको लिख लेना, ठीक है। मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, हटा दूं उसको मैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है? कंसीडर द पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। तो क्या लिखा है पोस्टुलेट? फर्स्ट देखते हैं। गिवन 2 distinct points A and B, there exists a third point C which is in between A and B. इस लाइन को समझ के एक बार बताना। अजीला क्या समझ रहे हो, समझाना। 2 distinct points है A और B. 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है A और B, तो मान लेते हैं ये एक डिस्टिंक्ट पॉइंट A, ये डिस्टिंक्ट पॉइंट B। हाँ, There exists a third point C in between A and B. तो इन दोनों के बीच में एक तीसरा पॉइंट है C, जो कि A और B के बीच में आएगा, ठीक है। सेकेंड पोस्टुलेट पढ़ना। There exist at least 3 points that are not on the same line. मतलब कम से कम 3 पॉइंट तो ऐसे लाए होंगे कहीं ना कहीं पर जो कि सेम लाइन पे नहीं आते। तो पहले ये 2 पोस्टुलेट इसने लिख दिए, फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखिए। डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म? आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट? डू दे फॉलो
फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट एक्सप्लेन। बताओ क्या आंसर होगा इसका। क्या ये पोस्टुलेट कुछ अनडिफाइंड टर्म कंटेन कर रहे हैं? फर्स्ट वाला पोस्टुलेट तो ठीक है, उसमें कोई नहीं है। सेकंड वाले में है क्या कोई अनडिफाइंड टर्म? ऐसी टर्म जो अभी तक हमने डिफाइन नहीं की है। पॉइंट्स डिफाइन किया हुआ है, सारी चीजें मेरे ख्याल से हमने डिफाइन की है इसके पहले, लाइंस को भी डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट मैंने समझाया नहीं, तो अभी इस पार्ट को स्किप कर देना, ठीक है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। डू दे फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट? क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं? नहीं, उसके पोस्टुलेट डिफरेंट थे और यहां पर कुछ डिफरेंट स्टेटमेंट्स है, ठीक है। तो क्लियर है, ये चीज हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 ये पढ़ना एक बार, क्या लिखा है, कौन पढ़ेगा इसको? अच्छा, इसमें फिगर भी है ना, फिगर ड्रॉ करना है, ओके। हाँ, कौन पढ़ेगा? हाँ, आप पढ़ना। Okay, if a point C lies between 2 points A and B such that AC is equal to BC, पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले दो पॉइंट्स ले लेते हैं। पहला पॉइंट लेते हैं A, दूसरा पॉइंट लेते हैं B। ये हो गया दो पॉइंट A और B। If a point C lies between A and B, तो एक पॉइंट C है जो इन दोनों के बीच में आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। सच दैट AC इज इक्वल टू BC, तो आपको ये भी दिया हुआ है AC और BC दोनों आपस में इक्वल हैं, ये क्वेश्चन में यहां तक पूरा गिवन। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? AC इज इक्वल टू हाफ AB। अगर कुछ क्वेश्चन इसमें से आ सकता है ना, तो यही आ सकता है, इंपॉर्टेंट नहीं बोलना चाहिए, मतलब ये क्वेश्चन ही एक आने लायक क्वेश्चन बनता है। आपको ये प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे देखो एक बार। एक्सियोम्स और पोस्टुलेट यूज करके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार। ओके, सबसे पहले देखो यहां पर मैं ये लिख रहा हूं AC प्लस BC इज इक्वल टू AB। क्या ये सही है? बताओ एक बार देख के। AC प्लस BC, AC कहां पर है? ये हो गया AC प्लस BC, क्या हो गया? ये BC। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? AB। अब इस चीज को, ये इक्वेशन समझ गए ना, इसको यूक्लिड के पोस्टुलेट से रिलेट करके बताओ कि AC प्लस BC इज इक्वल टू AB क्या हो, क्यों होगा? बता रुद्राक्ष। हाँ, क्या फर्स्ट एक्सियोम? बुक में है मेरे ख्याल से, नहीं वाला एक्सियोम नहीं है, नहीं वो भी नहीं है। और क्या है? थिंग्स विच कोइंसाइड ईच अदर आर इक्वल, ऐसा ही कुछ था ना मेरे ख्याल से, एग्जैक्ट मुझे स्टेटमेंट याद नहीं आ रही है। हाँ, थिंग्स विच कोइंसाइड टू वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ऐसा क्यों है ये एक्सियोम? क्योंकि अगर हम AC और BC इन दोनों का ऐड करेंगे तो वो किससे कोइंसाइड करेगा? AB से कोइंसाइड करेगा, इसलिए AC प्लस BC किसके इक्वल होगा? AB के इक्वल। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? AC किसके इक्वल है? BC के। तो यहां AC को एज इट इज लिखेंगे और BC की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB। क्या ये समझ में आया सभी को? ऐसा क्यों हुआ है? पहला वाला स्टेटमेंट के पीछे वो एक्सियोम आ जाएगा यूक्लिड का, और दूसरे वाले के पीछे क्या हो जाएगा? रीजन हो जाएगा, क्योंकि AC किसके इक्वल है? BC के। क्लियर ये चीज? अब AC प्लस AC दोनों का एडिशन कितना होगा? 2AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? AB। क्या ये क्लियर सभी को? 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 AB। और ये बन जाएगा, ये जो हो जाएगा, इस जो आपको क्वेश्चन में पूछा प्रूफ करने, उसका प्रूफ। क्लियर हुआ सभी को ये? ठीक है, नोट करना है तो कर लो इस क्वेश्चन को, बिकॉज यही क्वेश्चन कुछ आने लायक है, अदरवाइज फिर वो 1 मार्क का जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है उसमें से बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करें, जल्दी करो इसको। ओके, हटा दूं क्या इसको मैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार रीड करना, क्या लिखा हुआ है। इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ये क्लियर है ना, पॉइंट सी क्या होगा, ए बी का मिड पॉइंट होगा। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। कैसे प्रूफ करोगे इसका? प्रूफ कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होगा, स्टेटमेंट होगा सिर्फ। ठीक है, स्टेटमेंट क्या लिखोगे? एक्चुअली प्रूफ करने के लिए ना थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा इसमें। चलो इसका प्रूफ बाद में बताऊंगा, ऐसा सच उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, इसको स्किप करो। ये वाला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 चेक करना, क्या लिखा हुआ है। AC इज इक्वल टू BD, प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। तो क्या गिवन है आपको, AC और BD ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो एक बार विजुअलाइज कर लो AC कहां पर बन रहा है, AC, और BD कहां पर है, ये है BD। क्लियर ये चीज? आपको क्या बोल रहा है, AB इज इक्वल टू CD, ये प्रूफ करना है। तो इसको पहले हम एक काम करते हैं, लिखते चलते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख देते हैं, AC इज इक्वल टू BD, ये हो गया गिवन। ठीक है, और उसको फिगर में भी एक बार चेक करते हैं कहां पर बन रहा है, AC, तो ये हो गया AC। और उसके बाद देखते हैं BD वाला फिगर कहां पर बन रहा है, ये हो गया BD वाला फिगर। ठीक है, ये सबको दिख गया ना, जो हमने इक्वल लिखा है वो फिगर में कहां पर है। अब जो प्रूफ करना है उसको फिगर में देखो वो कहां पर है। जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, AB। तो AB कहां पर है, ये है AB। इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, CD, मतलब इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो ये वाली जो लाइंस आपको दिख रही है ये इक्वल गिवन है, और ये वाली लाइंस आपको इक्वल प्रूफ करनी है। क्वेश्चन समझ में आया ना? तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, क्या करना पड़ेगा देख के बताओ। जो इक्वल गिवन है उसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाले पार्ट को रिमूव करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये वाला दोनों पार्ट आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। समझ में आया कि नहीं? अभी आपको ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल है, गिवन है, ये दोनों पार्ट्स को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो उसके लिए आपको ये BC वाले पार्ट को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा दोनों में से। इसका मतलब हम BC इज इक्वल टू BC लिखेंगे और दोनों तरफ से BC को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। यहां पर एक एक्सियम फॉलो हो रहा है यूक्लिड का, कौन सा एक्सियम बताओ? नहीं, अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं तो AC माइनस BC होगा ना लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, BD माइनस BC। If two equals are subtracted from equals, then the remainder are equal। याद आया ये? तो यहां पर अब AC माइनस BC कितना होगा देख के बताओ। AC मतलब क्या, ये पूरा AC है, उसमें से BC को माइनस कर दो, मतलब ये वाला पोर्शन हटा दो, तो क्या बच जाएगा, AB। तो यहां पर क्या हो जाएगा, AB। वैसे ही राइट साइड में BD, तो ये पूरा BD है और उसमें से BC को हटा दो, तो क्या बच जाएगा, CD। दैट्स इट, ये हो जाएगा प्रूफ। क्लियर हुआ सभी को? ये क्या, ये फर्स्ट वाली लाइन कौन सा C, यहां पर, यहां पर कहां पर C कहां गया, मतलब अच्छा देख, उसके लिए ना ये फिगर को देख, AC कहां पर है पहले वो देखो। AC है यहां से लेके यहां तक, समझ में आया ये चीज? और उसके बाद क्या लिखा, माइनस BC,
मतलब बीसी वाले पोर्शन को उसमें से हटा दो, बीसी मतलब ये तूने यहां से हटा दिया, तो क्या बच जाएगा, ए बी। तो एसी में से अगर बीसी को रिमूव करोगे, माइनस मतलब सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या बच जाएगा उसके जगह पे, ए बी। वैसे ही बीडी, तो बीडी वाले पोर्शन को लेते हैं, इसको मैं पूरा हटा रहा हूं, एक मिनट। ये यहां से यहां तक क्या हो गया, बीडी, ये हो गया बीडी, और उसमें से सब्सट्रैक्ट करना है, किसको सब्सट्रैक्ट करना है, बीसी को, मतलब ये वाला पोर्शन उसमें से रिमूव कर दो, तो क्या बच जाएगा, सीडी, इसलिए आया सीडी। समझ में आया क्या कर रहा है वहां पर? बीसी इक्वल टू बीसी, ये कॉमन सी बात है, दोनों आपस में इक्वल होंगे ना। हमको बीसी रिमूव करना है, इसलिए मैंने ऐसे इक्वेशन बना दी उसको सब्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। ओके, ये हो गया सभी का। तो जो यूक्लिड्स वाला चैप्टर है उसमें इतना ही पार्ट है और ऐसा ही है, इसमें और कुछ भी नहीं। एक और क्वेश्चन बचा है, एक क्वेश्चन और बचा है क्या? ओके, मैं न्यू बुक को फॉलो कर रहा हूं, तो उसमें मेरे ख्याल से एक ही एक्सरसाइज है। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 7 चेक कर लो एक बार, लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को एक बार रीड करना, शौर्य रीड कर। Find axiom 5 in the list of Euclid's axioms. Consider a universal truth. Note that the question is not about the postulate. मतलब ये बोल रहा है एक्सियम 5 के बारे में बात कर रहा है, पोस्टुलेट 5 के बारे में नहीं। तो एक्सियम 5 क्या है, एक बार देखते हैं एक्सियम 5 क्या था। होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो ये यूनिवर्सल एक्सियम क्यों है, तो उसके लिए ऐसी थ्योरेटिकल आंसर लिखना है, होल हमेशा पार्ट से क्या होगा, बड़ा होगा, दैट्स इट, बस ये चीज है, ठीक है। एक आध एग्जांपल दे देना, ठीक है, ओके। सो दैट्स इट। यूक्लिड्स में ऐसा ही कुछ था, ज्यादा कुछ है नहीं। इससे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जैसे मैंने बताया, ज्यादा से ज्यादा वो ABBC वाला जो हमने लाइन वाला पोर्शन किया वो आ सकता है, या फिर डेफिनेशन, एक्सियम या पोस्टुलेट पे MCQ बन सकता है, और कुछ भी नहीं आता, ठीक है। लेकिन ये एक फाउंडेशन है आगे आने वाले ज्योमेट्री के सारे चैप्टर्स के लिए। तो अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो ये मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। आज मैं टर्मिनोलॉजी बस एक्सप्लेन करूंगा और सिंपल क्वेश्चंस पूछूंगा, नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसका, ठीक है। तो बेसिक टर्म्स और डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। इसमें हम एंगल के टाइप्स देखेंगे। तो ये जो आपको एंगल दिख रहा है, इसको, इस एंगल को उसने क्या लिखा है, देखो यहां पर ये x लिखा है, इस एंगल का मेजर x है, और ये x की वैल्यू, ये सिंबल को क्या बोलते हैं पता है ना, क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन। तो x ग्रेटर देन क्या है, 0, और लेस देन कितना है, 90। तो ऐसा एंगल जो 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। क्लियर हुआ ये चीज? फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अगर कोई एंगल y है और उसकी वैल्यू 90 डिग्री, तो उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल। और अगर किसी एंगल का मेजर 90 से 180 डिग्री के बीच में बन रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है क्या, 7th 8th में? ओके, तो अच्छा है, जल्दी हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर कोई एंगल जिसका मेजर 180 डिग्री होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। और अगर किसी एंगल का मेजर 180 से 360 के बीच में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर हुआ ये चीज? ओके। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछता हूं, अगर एक एंगल का मेजर है 60 डिग्री, एक एंगल का मेजर है 60 डिग्री, फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ दिस एंगल। अगर आपको पूछ रहा है इसका रिफ्लेक्स निकालो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 360 में से इस एंगल को माइनस कर दोगे, तो 360 माइनस 60, तो ये कितना आ जाएगा, 300, और ये इसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? तो ये हटा दूं ना मैं पूरा, ये भी, लेकिन पूरा प्रॉपर नोट हो जाना चाहिए आप लोगों की नोटबुक में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, और भी कुछ टाइप के एंगल्स पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। अब यहां पर आपको ये वाला एंगल दिख रहा है, देखो ये एंगल्स, यहां कितने एंगल्स दिख रहे हैं, 2 ही दिख रहे हैं ना मेरे ख्याल से, तो 2 ही एंगल दिख रहे हैं। एक तो ये वाला एंगल है और दूसरा कौन सा है, ये वाला एंगल है। समझ में आई ये चीज? अब ये वाले एंगल की बात करूं मैं, तो ये एंगल ना 2 रेज के बीच में बन रहा है। 2 रेज, कौन सी 2 रेज है बताओ? एक रे कौन सा है, BC, और दूसरा रे कौन सा है, BD। ये 2 रेज के बीच में बन रहा है। समझ में आई ये चीज?
और दूसरा वाला जो एंगल है वो कौन सी दो रेज के बीच में बन रहा है? एक है BD और दूसरा कौन सा है? AB। क्या ये समझ में, या BA? क्या ये क्लियर है? तो ऐसे दो एंगल जिनके लिए एक आर्म, इन रेस को उसके आर्म बोलेंगे, ठीक है, उसके लिए एक आर्म कॉमन होती है, तो ऐसे एंगल को क्या बोला जाता है? एडजेसेंट एंगल। समझ में आई ये चीज? जैसे अगर हम घर में रहते हैं, कई बार ऐसा होता है ना, घर बने रहते हैं जिसमें एक बाउंड्री वॉल दोनों घर के लिए कॉमन होती है, तो वो एडजेसेंट हाउसेस बोला जाता है। क्लियर? तो वैसे ही ये वाले एंगल को क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे। क्लियर सबको ये? नेक्स्ट आते हैं ये वाले एंगल्स पे। तो यहां पर अगर मान लो ये एक एंगल बन रहा है, ये एंगल जो है ABC वाले एंगल की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, ABC ये एंगल कौन सा एंगल है? स्ट्रेट एंगल है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर उसमें एक रे स्टैंड कर रही है, ठीक है, एक रे स्टैंड कर रही है, तो ये जो दो एंगल बनेंगे, ये दोनों एंगल कैसे होंगे? उनका सम 180 होगा। पहली चीज तो ये हो गई। और दूसरा, इन एंगल्स को क्या बोला जाएगा? एडजेसेंट एंगल्स बोला जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो अगर किसी लाइन में एक रे स्टैंड करती है, तो वो जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, और उनको क्या बोला जाता है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इसमें थोड़ा समझना ना, एक्चुअली ना एक और एंगल का टाइप होता है जिसको बोला जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। कितने बच्चों को पता है सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? 2-3 लोगों को पता है, 4 लोगों को पता है, ठीक है, कोई बात नहीं। सुनो इधर पे, हाँ बताओ क्या होता है सप्लीमेंट्री? जिनका सम क्या होता है? 180, उनको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो लीनियर पेयर में भी सम 180 होता है, लेकिन वो सप्लीमेंट्री नहीं कहलाते हैं। समझ में? सप्लीमेंट्री में कोई भी दो रैंडम एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, लेकिन लीनियर पेयर तभी होता है जब वो एडजेसेंट भी होने चाहिए और सम कितना होना चाहिए? 180। क्लियर? ये नेक्स्ट आते हैं ये वाले एंगल। तो ये एंगल कैसे बन रहे हैं पहले उसको देखते हैं। अगर कोई दो लाइन, एक लाइन कौन सी? CD, और दूसरी लाइन कौन सी है? AB। अगर ये दो लाइन एक दूसरे को कट करेंगे तो टोटल कितने एंगल बनेंगे? 4 एंगल बनेंगे। एक एंगल ये वाला हो गया, नाम क्या होगा इस एंगल का? COB। एक एंगल ये वाला हो गया, इसका नाम क्या होगा? BOD। और DOA, AOC। समझ में आ रहा है ना? ये टोटल कितने एंगल बने? 4 एंगल बने। इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। और वैसे ही ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। तो ऐसे एंगल को बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये सारे नाम मैं बहुत कॉमनली यूज करूंगा। मैं शॉर्ट फॉर्म क्या यूज करूंगा पता है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल के लिए LPA। तो आप समझ जाओगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए शॉर्ट फॉर्म होगा VOA। समझ में आई ये चीज? तो ये सब चीजें, एडजेसेंट एंगल्स के लिए ऐसा शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि ये सब हम ना जब प्रूफ करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तब हम ये सारी चीजें यूज करने वाले। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब कुछ कॉमन टर्म है, इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है। मतलब अगर कोई दो लाइन कट कर रही है तो ऑब्वियसली इंटरसेक्टिंग, कट नहीं कर रही है तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, फिर से पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आ गया, एक्सियम स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले ना मैं सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में थोड़ा बहुत लिखा देता हूं, वो लिख लेना, वो शायद इसमें नहीं है। लिख लो supplementary angles. If the sum of two angles is 180 degree, then they are called supplementary angles. Then they are called supplementary angles. If the sum of two angles is 180 degree, then they are called supplementary angles. देख लिया सबने? अब अगर मान लो एक एंगल है 60 डिग्री, और अगर मैं पूछता हूं इसका सप्लीमेंट्री पेयर क्या होगा, तो क्या आंसर करोगे? करेक्ट। तो इसका सप्लीमेंट्री पेयर कैसे निकलेगा? 180 माइनस 60, जो कि कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। क्लियर हुआ ये चीज?
अगर कोई एंगल है 45 डिग्री तो उसका सप्लीमेंट्री पेयर क्या होगा? 135 डिग्री। समझ में? 180 में से 45 को माइनस कर दो। 80 डिग्री का सप्लीमेंट्री पेयर 100 डिग्री। क्लियर? सप्लीमेंट्री वर्ड याद रखना क्योंकि बहुत कॉमनली इसके क्वेश्चंस आते हैं। फिर नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिनका सम क्या होता है? 90 डिग्री। लिखना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, two angles whose sum is 90 degree, two angles whose sum is 90 degree are called complementary angles. ठीक है? तो अगर कोई एंगल 40 डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन सा होगा? 50 डिग्री। क्लियर? ये तो ये 50 डिग्री कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल लिख लिया करो ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। और कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा? 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन सा होगा? 80 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री एंड सो ऑन। क्लियर ये चीज? तो ये भी हो गया। और उसके बाद रिफ्लेक्स निकालना तो आप लोग सीख ही चुके हैं ना। ठीक है, और कुछ बच गया क्या? फिर अब एक्सियम से स्टार्ट करेंगे हम अगली क्लास में। तो एक मिनट, लास्ट एक स्टेटमेंट सुन लो मेरी। नेक्स्ट क्लास में आप आओगे ना तो मैं क्या